अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम हमेशा की तरह आपकी खिदमत में लेके आए हैं इस वक्त डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ेसबुक पेज पे और विलिंग वेज के फ़ेसबुक पेज पे बैक वक्त आप हमारा ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं हर जुमेरात की शाम की तरह। प्रोग्राम है ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए, जो कि स्टूडियोज़ में हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं बताते चलूँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के, और इसके अलावा कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और दुनिया भर में मुख्तलिफ सिम्पोजिया में जाते रहते हैं, शिरकत करते रहते हैं, और गुज़श्ता 2 दहाइयों से डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मरीज़ों की, ख़ास तौर पर डायबिटिक्स की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमने ये फ़ैसला किया है कि हर महीने का आखिरी जुमेरात जब भी आएगी, हम उसमें डॉक्टर साहब से आपके भेजे हुए तमाम सवालात रैपिड फायर सेशन की तरह पूछेंगे। रैपिड फायर इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी डॉक्टर साहब से ये दरख्वास्त है कि मुख्तसर और जामे जवाब दें, मगर हम जितने भी सवाल पर्टिनेंट हैं वो सब तो नहीं शायद पूछ पाएंगे, मगर उनमें से चीदा चीदा सवालात पूछेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं स्टूडियोज़ में मिस नादिया शेख, और मैं मिस नादिया शेख आपसे दरख्वास्त करूँगा कि डॉक्टर साहब से जो हमें सवालात आए हैं उनमें से पहला सवाल आप पूछें। कुदसिया खिज़र ने पूछा है क्वेश्चन कि वो फास्टिंग और रैंडम शुगर जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो ये पूछती हैं। सवाल से पहले आपका जवाब बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा कॉमन सवाल है, और अक्सर लोग पूछते हैं जी मेरी शुगर कितनी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले डॉक्टर एजाज़ के लिए एक मैसेज है। जी सर। मिस फर्रीफ हुई जो हैं हमारी बड़ी रेगुलर व्यूअर हैं, जी जी, उन्होंने आपको एडवांस सालगिरह मुबारक की है, क्योंकि आपकी सालगिरह कल है, और उनकी तरफ से तो है ही, बहुत उनका पूरा ग्रुप आपको सालगिरह मुबारक कह रहा है, और हमारी तरफ से भी, बल्कि सारी जो इस प्रोग्राम की सारी टीम की तरफ से उनके बिहाफ पे आपको एडवांस सालगिरह मुबारक। कल तो हम आपको कह देंगे, लेकिन आज हम प्रोग्राम की वसात से थैंक यू डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू फरीफ हुई, थैंक यू टीम, आप सबका बहुत शुक्रिया याद रखने का और ये दुआ देने का शुक्रिया। अच्छा, इनका जो सवाल है रैपिड फायर के, रैंडम और फास्टिंग कितनी होनी चाहिए। रैंडम जो फास्टिंग से शुरू करते हैं, फास्टिंग वो है कि 8 से 10 घंटे आपने कुछ ना खाया हो, पानी पी सकते हैं, तो उसमें जो फास्टिंग शुगर एक नॉर्मल इंसान की 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, जिसको शुगर नहीं है। और अगर किसी बंदे को, और उसकी जो रैंडम शुगर है, यानी जो किसी वक्त भी चेक करें खाने के बाद, खाना वगैरह खाया हो, तो 140 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। लेकिन जो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ओबियसली उसके लिए ये क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। अगर किसी की शुगर फास्टिंग 126 से ज़्यादा रहती है तो वो डायबिटिक है, और उसकी जो रैंडम शुगर है 200 से ज़्यादा रहती है तो उसको, वो भी डायबिटिक्स का केस है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अगर दिल करे तो आप और सवाल पूछ लें, क्योंकि जब मैंने सवाल पूछने शुरू किए तो फिर बारी नहीं मिलनी है। बिल्कुल मैं सवाल पूछूंगी, और मुझे इतना यकीन है आपके ऊपर कि आप मुझे बारी ज़रूर देंगे। अच्छा चलें, फिर आप मुझे एक पूछ लेने दें, फिर आपकी बारी बाद में आती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे जवेरिया हक नवाज साहिबा, ये मेरा ख्याल है वही हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी, और आपने आज जिनको जो उनका गिफ्ट था वो भी भिजवा दिया। मेरा ख्याल है कल तक वहाँ आपके पास पहुँच जाएगा, और जो ही आपको मिले फिर आपने हमें बताना है कि आपको मिल गया। तो इनका सवाल है डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से कि I was gestational diabetic patient before 3 months. After 2.5 months of delivery, my HbA1c is now 5.3. I want to know that am I still diabetic patient or not? देखिए, मैं उर्दू तर्जुमा कर दूँ सर इसका, थोड़ा सुन लोगों के लिए। मुझे समझ आई है जो आपने जो सवाल ये पूछा है। इन्होंने कहा कि इनको प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हुई, और जो इलाज हुआ उसके बाद डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के कुछ महीने बाद जो उनकी शुगर सेटल है, यानी कि उनका A1c 5.3 है, जो नॉर्मल है अभी। लेकिन इनके ज़हन में ये शक है या ख़दशा है कि मुझे डायबिटीज़ ख़त्म होगी, ये है। बिल्कुल यही है ना, यही है मेरे ख्याल का जो क्रस्ट है, यही। तो इसमें जो है ना, गेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम दूसरा नाम देते हैं
एक्सटेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ जी, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ की एक शाख है ये गेस्टेशनल। किसी को प्रेगनेंसी के अंदर अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसको बहुत चांस है कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में डायबिटीज़ उसको हो सकती है। जी, तो ये 5.3 है, ये इस वक्त वो नॉर्मल हो गया, डिलीवरी का जो स्ट्रेस वो ख़त्म हो गया, अब इनको जो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल, लेकिन शी इज़ ए पोटेंशियल डायबिटिक, यानी इनको किसी वक्त हो भी सकती है। तो ये आराम से बिल्कुल बैठ ना जाएं, अपना वज़न, अपना लाइफस्टाइल, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल के मुताबिक चलाएं, तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला शुगर से ये बची रहेंगी। तो इनको बड़ी अच्छी स्टेज पे पता चला कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई, ये इनके लिए एक वार्निंग साइन था। तो उसके लिए अब ये अलर्ट रहें और अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते रहें। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये वो वाली नहीं है हमारी पेशेंट, क्योंकि वो जो पेशेंट थी ना जवेरिया, इनकी सक्सेस स्टोरी थी, वो तो थी टाइप 1 डायबिटिक, वो तो 7 माह की उम्र में उनको ये और है। जी, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू। और एक डॉक्टर साहब मेरा सवाल फिर मिस नादिया से कहेंगे कि वो सवाल अपने आगे पूछ लें। और डॉक्टर साहब जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हियर इट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मेरा डॉक्टर इम्तियाज़ हसन साहब से क्वेश्चन है कि पीरियड से 1 वीक पहले मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहने लगती है, क्या रियली ऐसा है या मेरा वहम है? नहीं, इनका वहम नहीं है, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है, क्योंकि जो नॉर्मल साइकिल्स के अंदर कुछ उसके भी फेजेस, डिफरेंट फेजेस होते हैं। इसको प्री मेंस्ट्रुअल जो होता है, जब मेंस्ट्रुएशन से कुछ जो पहला 3-4 दिन पहले इसके अंदर जो कुछ टिश्यूज़ के अंदर चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ में इरिटेबिलिटी फीमेल्स के अंदर आ जाती है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन जिसको कहते हैं, कुछ को हेडेक शुरू हो जाता है, इस तरह की और कुछ क्रैम्प्स वगैरह शुरू होते हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक एंटिटी है। तो इसमें कुछ हार्मोन जो ऐसे जो पैदा होते हैं इस फेज़ के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर, वो आपकी शुगर को बढ़ा सकते हैं। और प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन जो है एक इटसेल्फ एक एंटिटी है, और स्ट्रेस में आपको पता है उसमें शुगर का लेवल वैसे ही बढ़ता है। तो डेफिनेटली इनका वहम नहीं है, तो इसमें लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं, इनको नोटिस में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहाना साइकिल फीमेल्स में, इसमें ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है और जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, तो इसके असरात जैसा फरमा रहे थे, ये उनकी ब्लड शुगर पे भी आते हैं? जी डेफिनेटली। देखें इसमें, क्योंकि देखें जो हार्मोन्स है ना, ये आपको पता है कि ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये ओवेरियन हार्मोन हैं, ओवरीज से बनते हैं, और इनके मल्टीपल एक्शंस हैं बॉडी के ऊपर और काफ़ी और दूसरे ऑर्गन्स पे, लेकिन ये कंट्रोल होते हैं ब्रेन से। FSH और LH हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं। तो उनकी भी लेवल ये एक नेगेटिव फीडबैक में होते हैं, यानी अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने लगती है तो उसका फिर उसको जो वो ब्रेन को वापस मैसेज आता है, रोक लो, कम करो, उसको इस लेवल के अंदर रखता है, तो फीडबैक के अंदर होते हैं। तो यही सारी चीज़ें एक जो आपके जहन के साथ भी एसोसिएटेड है, क्योंकि वो जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। तो हाइपोथैलेमस के जो वो ब्रेन का एक हिस्सा है, तो जो ब्रेन के अंदर भी जो फिर वो सारी जो तब्दीलियाँ, देखिए बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि फ़ीमेल्स के साइकिल्स स्ट्रेस में बिल्कुल कुछ डिस्टर्ब हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं, और चेंज ऑफ प्लेस के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनको डिफरेंट उनकी डेट्स चेंज हो जाती हैं। तो अगर एग्ज़ामिनेशन है, कोई जो है कि कोई एग्ज़ाम आ गए हैं, कोई एंग्जाइटी है, तो उसके अंदर वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसका मतलब दे आर वेरी मच लिंक टू योर इमोशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपके ब्लड शुगर लेवल पे भी होता है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये जो आप बताते हैं इंसुलिन, और फिर ये आपने पिट्यूटरी का बताया, और इसी तरह की और गदूद भी हैं जहाँ से ये रतूबतें खारिज होती हैं, इनको आप सबको एंडोक्राइन के नीचे लेके आते हैं? एंडोक्राइन के नीचे लेके आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन होते हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं? देखिए 2 किस्म के ग्लैंड जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, एक तो एंडोक्राइन और एक तो एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन डायरेक्ट, मसलन अगर हम खाना खाते हैं तो मैदे के अंदर जो भी जूसेस बनते हैं,
जो उसको वो जो बनती हैं रतूबतें बनती हैं, तो डायरेक्ट मैदे के अंदर ही वो गदूद होते हैं जो उसको बना रहे होते हैं। ये एक्सोक्राइन, यानी वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट वहीं पे लोकली जगह पे फेंकते रहते हैं जो जितनी हस्ब ज़रूरत होती है। जो एंडोक्राइन होते हैं ये अपना जो सिक्रीशन हैं वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज बढ़ता है तो वो जो ब्लड पेंक्रियास से बीटा सेल से गुजरता है तो उनको उसको सेंस करता है कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो वो इंसुलिन बनाने की तैयारी करता है। वो इंसुलिन डायरेक्ट आपकी वहाँ वो खून के अंदर शामिल करता है, तो वो आपका इनडायरेक्टली ब्लड के थ्रू वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, सर्कुलेशन के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो अपना इंटरनल सिस्टम के थ्रू, यानी वो लोकली एक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ब्लड के ज़रिए डिस्टेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। मसलन जैसे अगर इंसुलिन बनती है तो वो ग्लूकोज लेवल को मसल के अंदर डिपॉजिट करा रही होती है, लिवर के अंदर डिपॉजिट करा रही होती है, और बाकी जो दूसरे मामलात उसको भी देख रहे होते हैं। तो ये यानी निकली लबलबे से है लेकिन अमल कहीं और जाके कर रही है। तो ये इसको हम एंडोक्राइन फंक्शन या एंडोक्राइन सिस्टम। डॉक्टर साहब थोड़ी सी और मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा, दिमाग में भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जी, यहाँ गर्दन में भी होता जी, है जी। फिर ये आपने लबलबे का बताया है, फिर ये जो हमारी गुर्दे होते हैं उनके ऊपर भी होता है जी। और ये अभी आपने जिक्र किया तो ओवरीज जो ख़वातीन जहाँ पे अंडा बनता है वहाँ पे भी होता है, और मर्दों में भी टेस्टोस्टेरोन होता है वो भी खारिज होता है। तो ये सब का आपस में कोई तालमेल है? बिल्कुल, देखिए इनको एक ग्लैंड कंट्रोल करता है, सब मेजॉरिटी मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये बिल्कुल ब्रेन के नीचे छोटा सा एक मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा आप समझ लें वो होता है वो ये, लेकिन ये इतना अहम है कि इसका जो अगला हिस्सा जो वो एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जो पिछला हिस्सा है वो कुछ और मकसद के लिए है। तो जो अगले हिस्से के अंदर बहुत सारे, मेरे ख्याल से वो सारी बॉडी की जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो इसी से कंट्रोल ये कर रहा होता है। यानी एक तो इसका अपने हार्मोन्स भी है, इसमें ग्रोथ हार्मोन इसी से बनता है, वहीं से निकल रहा होता है, और बाकी जो हार्मोन्स पे ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। यानी ये थायराइड को भी कंट्रोल कर रहा है, ओवरीज को भी कंट्रोल कर रहा है, टेस्टिस को भी कंट्रोल कर रहा है, और बाकी जितने भी सुप्रारीनल ग्लैंड जैसे ग्लैंड है जो गुर्दों के ऊपर लगे हुए हैं, वो जो स्टीरॉयड से ज़्यादा रिलेटेड हैं, उसको भी वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक इसका मल्टी फंक्शनल है और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा बिल्कुल हदूद है और लेकिन इसके असरात बहुत दूररस हैं इसके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोहम्मद अनवर हैं, इन्होंने 2-3 क्वेश्चन एक्चुअली पूछे हैं। ये प्री डायबिटिक हैं और ये ऑलरेडी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ग्लूकोफेज यूज़ कर रहे हैं, और ये बताते हैं, ये पूछ रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, क्या ये इनको हो सकती हैं, और एक और उसके बाद ये पहले बताएं उसके बाद उन्होंने। अच्छा, इनका जो सवाल है कि ये प्री डायबिटिक हैं और ये ग्लूकोफेज भी हैं। देखिए प्री डायबिटिक वो होते हैं जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। तो इसमें हम ग्लूकोफेज तब देते हैं जब वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो, उनका BMI 35 से ज़्यादा हो, तो फिर हम ग्लूकोफेज का सोचते हैं कि इनको ग्लूकोफेज दी जाए ताकि शुगर होने से रोका जाए। यानी ये ऐसी दवा है जो प्री डायबिटिक स्टेज पे, यानी डायबिटीज़ भी हुई नहीं तो डायबिटीज़ वाली दवा हमने उनको शुरू की है। एक तो ये बात है, ये ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, शायद लगता है इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, ये मेल इनका ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, तो सवाल है, जवाब है यस, लेकिन यस छोटा सा है, इनके लिए छोटा सा है, लेकिन अगर ये खातून होती तो ये बहुत बड़ा यस, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली इसको हम हड्डियों का भुरभुरापन कह सकते हैं। यानी एक ख़ास तौर पे हम फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि ख़वातीन के अंदर एक ख़ास उम्र तक उनके, जब तक साइकिल उनका चल रहा होता है, मेनोपॉजल सिस्टम नहीं डेवलप होता है, तो मेनोपॉज जब डेवलप होता है, मेनोपॉज होता है जब उनका सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने बात की कि ये जो हार्मोन्स हैं बाकी जगहों पे भी काम करते हैं, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है इसका बोन पे भी इफेक्ट होता है, यानी बोन पे इसका एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, यानी बोन को बनाता है, यानी बोन की जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर में हेल्प करता है, बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। द मोमेंट फीमेल को जब फीमेल हार्मोन ख़त्म हो जाते हैं तो बोन्स पे ये प्रोटेक्टिव सिस्टम ये ख़त्म हो जाता है, तो बोन जो है उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, यानी बोन बनती कम है,
घुलती ज़्यादा है सादा लफ्ज़ों में, और भुरभुरापन हो जाता है। तो इसीलिए देखा होगा बहुत सारी जो ख़वातीन मीनों के पॉज के अंदर अगर वो खुदा न खास्ता कभी गिर जाएं तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं। तो ये इनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली और मैंने अपनी एक प्रैक्टिस में एक बड़ी चीज़ नोट की है कि 90% ख़वातीन के अंदर दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल मेरे ख्याल से भागती हैं, कतराती हैं पीने से। चाय के बड़े बड़े मग तो पी लेंगी लेकिन दूध नहीं पीती। हालांकि ये दूध इनके लिए ख़वातीन ख़ास तौर पे पोस्ट मीनोपॉज, और बल्कि जो ख़वातीन अभी जिनको ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल इनके साइकिल्स हैं, उनको भी दूध को लेना हैबिट बने, क्योंकि दूध का एक कैल्शियम का एक्सटर्नल सोर्स है और ये आपको हड्डियों के भुरभुरेपन से आपको बचाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे बापर्दा होती हैं ख़वातीन, या दूसरी तरफ उनके जो बॉडी पे, सूरज जिस्म पे, स्किन पे, जिल्द पे कम से कम पड़ रहा होता है, बाहर भी कम निकलती हैं और जिल्द पे भी कम से कम निकल पड़ता है। तो विटामिन डी की भी वहाँ पे कुछ विटामिन डी को एक तो जेनेटिकली हम जो एशियन पॉपुलेशन ख़ास तौर पे हमारे अंदर बहुत कम है, हमारा एक्सपोजर सन के बहुत ज़्यादा कम है ड्यू टू सर्टन रीजंस। हमारी जो कल्चरल सेटअप ऐसा है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन तो अगर धूप में भी निकलेंगी, सर्दियों में भी निकलेंगी, वो छतरी लेके निकलेंगी ताकि वो रंग काला ना हो जाए, वो बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए जो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है फीमेल्स की। अक्सर आपने देखा होगा जो ख़वातीन हैं जोड़ों के दर्द का शिकार हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां। हालांकि सर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जोड़ों का दर्द तो सिर्फ जोड़े ही जानते हैं। तो हड्डियों का जो भुरभुरापन इनमें ज़्यादा होता है, तो ये फ्रैक्चर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ये हड्डियों में दर्द ज़्यादा होता है। तो बाज़ औक़ात वर्टिब्रल कोलैप्स, फीमेल वो ख़ास तौर पर एडवांस एज के अंदर जो मोरे हैं हड्डियों के वो कोलैप्स कर जाते हैं, तो बजाय कद बढ़ने के कद छोटा भी हो सकता है, और दर्द अलग होती है पूरे टांगों में, कमर में दर्द। तो एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस तरह का कुछ थोड़ा सा सिस्टम मिलता जुलता मर्दों के अंदर भी है जिसको हम एंड्रोपॉज कहते हैं। तो एंड्रोपॉज होता है जब मेल्स के अंदर एडवांसिंग एज के अंदर उनके हार्मोन्स लेवल जब डिस्टर्ब होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो उनके भी हड्डियों पे ऐसे ही असरात मुरतब होते हैं। तो जो जिनमें दर्द होती है, सेक्सुअली वो वीक हो जाते हैं और उनको इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेल एंड्रोपॉज ये भी एक एंटिटी है, और इसमें भी उसमें हम फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करते हैं। अगर उनको ज़रूरत है, डेफिशिएंसी है, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट भी देते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिप्लेसमेंट अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन की सूरत में दिया जाए तो इसके डायबिटीज़ पे कोई असरात पड़ेंगे? देखिए डायबिटीज़ पे डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन अगर हम एक तो इंजेक्शन में नहीं देते इसको, हम मेरे ख्याल है कि जो बेहतर तरीका है इसके पैच मिलते हैं। अच्छा, तो पैच की शक्ल में स्लो अब्जॉर्प्शन होती रहती है, जिल्द पे लगा देते हैं? हाँ जी, वो जिल्द पे लगा के तो उससे वो दिया जाता है। लेकिन इन केस ये एस्टेब्लिश केस के अंदर जिसमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी एस्टेब्लिश हो चुकी हो। डॉक्टर साहब मगर सवाल वो जो था उन्होंने पूछा था, इनको हो सकती कि नहीं, हाँ। इनको अगर होगी तो कहीं बढ़ापे में जाके होगी, अगर खातून होती तो उनको शायद थोड़ी सी जल्दी होगी। और इन्होंने एक आगे और भी क्वेश्चन पूछा है, क्या ग्लूकोसामाइन वो यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, ग्लूकोसामाइन जो ना एक बड़ी कॉमनली यूज्ड एक दवाई है, इसको एक सपोर्टिव थेरेपी कह सकते हैं, इसको हम पैरेलल थेरेपी सिस्टम भी कहते हैं। ग्लूकोसामाइन का बेसिकली जो हमारे जो हड्डियों के दरमियान जो पैड होता है ना, उसके अंदर कार्टिलेज होती है जो हमें एक कुशन का इफ़ेक्ट रखती है। तो ग्लूकोसामाइन उसका एक कंपोनेंट है जो उस कार्टिलेज का कंपोनेंट होता है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ग्लूकोसामाइन दें खाने के लिए, तो उससे ये शायद इसका लेवल बढ़ जाए, ये मजबूत हो जाए, हड्डियों का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन ये सपोर्टिव थेरेपी है जिसको हम कोई इसमें क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि ये आपको फ़ायदा देगी, लेकिन इससे उल्टा कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसका नाम आपने सुना है कि ग्लूकोसामाइन, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो ये शुगर लेवल डिस्टर्ब कर सकती है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह ये जिनका पूछ रही थी मिस, तो ये ग्लूकोफेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कोई हड्डियों के भुरभुरेपन पे या कोई इसके फ़ायदे या नुकसान, ग्लूकोफेज अलमशहूर ग्लूकोफेज
इसके कोई हैं फ़ायदे नुकसान? देखिए हड्डियों पे तो डायरेक्ट तो नहीं है। ग्लूकोफेज बेसिकली आपको पता है कि ये ग्लूकोज की जो है इसमें जो लिवर में ग्लूकोज डिपोजिशन को इम्प्रूव करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ओवरकम करने में आती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है। तो दवाई तो बहुत अच्छी है। एक इसका जो बहुत जो दो तरह के दो तीन साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक तो कुछ लोग पेट अपसेट हो जाता है और उसमें हम इसको अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ इसकी सेफ्टी प्रोफाइल का अंदाज़ा इससे लगाएं कि ये वो दवा है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बड़ा क्रिटिकल होता है, जिसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ नहीं देते, तो ये दवाई दी जा सकती है। तो इसका सेफ्टी प्रोफाइल इतना अच्छा है। दूसरा ये कर सकती है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कर सकती है, क्योंकि ये देखा गया कि जो लोग ग्लूकोफेज यूज़ करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ये डेफिशिएंसी उतनी नहीं होती जो नर्व्स को अफेक्ट कर सके, यानी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इसके साथ एसोसिएटेड। तो आप सजेस्ट करेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म यूज़ है, बहुत देर से कोई मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज टाइप यूज़ कर रहा है, तो वो फिर कोई विटामिन B12 ले? देखिए हम उसको पहले एविडेंस से साबित करेंगे। उसका आपका विटामिन B12 लेवल चेक करवाते हैं। विटामिन B12 लेवल अगर कम है तो फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा तवील सवाल है और ये हानिया मलिक ने पूछा है। कहती हैं कि मेरे कज़न को डायबिटीज़ हुई, उसके HbA1c 8 था और OGTT के बाद 202 था। अब उसने 15 kg वज़न कम किया और उसका HbA1c 5.6 हो गया और OGTT 100 हो गया। डॉक्टर इम्तियाज़ से सवाल है, क्या उसे अब डायबिटीज़ है? क्या वो प्री डायबिटिक है? क्या वो नॉर्मल है? क्या उसे इस लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए कि उसे सारी ज़िंदगी डायबिटीज़ ना हो फिर से? थैंक यू डिप टीम, आपके प्रोग्राम ने उसकी लाइफ बदल के रख दी है। मेरे कज़न का नाम अरसलान है। अच्छा सर, इन्होंने ना यहाँ पे एक बड़ी मशहूर लैब से जो रिपोर्ट्स हैं वो भी दोनों भेजी हुई हैं। जो पहले ज़्यादा थी जब HbA1c ज़्यादा थी, और OGTT का पूरा ग्राफ भेजा है और उसमें इन्होंने भेजा है कि ये जो है 9:38 पे क्या थी, 10:30 बजे क्या थी, 11:30 बजे की थी, ऐसे भेजा है सर। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुझे खुशी इस बात की हो रही कि आपका जो इनिशिएटिव था वो अब रंग लाना शुरू हो गया, कि जो हम प्रोग्राम ये करते हैं उसकी वजह से चंद ज़िंदगियां अगर बदल रही हैं, लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया है, तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। अगर उन्होंने हम इसको सुना, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया कि हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम्स के अंदर बात की थी कि अगर रिसेंटली अब ये कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है और 5-6 साल से ताज़ी पुरानी है नहीं है, तो अगर आप अपना वज़न खासत से नीचे कम कर लें तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त तो अगर देखा जाए इनका लेवल वो है जो नॉन डायबिटिक है, तो इज़ नॉट हैविंग डायबिटीज़ बट स्टिल ही हैज़ गॉट पोटेंशियल। अगर वो उस लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएंगे, अगर ये अपनी इस अग्रेसिव लाइफस्टाइल को जो उन्होंने रखा है मेंटेन किया है, फिर वज़न अगर खुदा न खास्ता इनका बढ़ जाता है, अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करते, ऑब्वियसली फिर चांस तो वही होगा। लेकिन इस वक्त कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट अप टू द नॉर्मल लेवल, ही डजंट रिक्वायर एनी मेडिसिन, तो उनका नहीं है। तो ये डेफिनेटली एक और मिसाल है कि अब जो हम आजकल जो कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि रिवर्सल इज़ पॉसिबल। रिवर्सल पॉसिबल एक्सटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ है, और साथ ये है कि आप कुछ सर्जरी, जो हम बात भी करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी से, जो लोग जिनको बड़ी रिसेंट ऑनसेट की डायबिटीज़ है, अगर वो मोटापे का शिकार हैं, तो मोटापे को ख़त्म करने वाली सर्जरी में चले जाते तो उनकी डायबिटीज़ में रिमिशन रिवर्सल हो जाता है। तो ये पॉसिबल है, तो ये भी उसी रिवर्सल में है। इन्होंने खुद लाइफस्टाइल रिवर्सल किया है और बड़ा अच्छा किया है। आई मस्ट अप्रिशिएट इस एफर्ट। और मेरे ख्याल से कि इसका हमें अगर अपना ये पूरा हमें लिख के भेजें अपने और पर्टिकुलर, तो हम इनको दूसरा मेरे जहन में एक सजेशन आई थी कि ऐसे जो लोग हमें ऐसे जिन्होंने ये अपनी सक्सेस
करते हैं स्टोरीज, उनको हम अपने प्रोग्राम में किसी से बुलाएं भी, बिल्कुल उनसे बातचीत भी करें, क्योंकि उनकी बात का और मेरी बात का या आपकी बात का असर शायद उतना ज़्यादा ना हो जो उनकी बात का होगा। ये जवेरिया ज़िया जो हैं, जो पिछली दफ़ा जिन्होंने सक्सेस स्टोरी टाइप 1 डायबिटिक थी शेयर की थी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फैसलाबाद के कहीं करीब रहती हैं, वो जब भी लाहौर आएँ तशरीफ़ लाएँ, हमें इन्फॉर्म कर दें तो हम प्रोग्राम जो हमारे वो शरीक करें, शिरकत करें। और दूसरा ये है कि जो जैसे ये हैं, ये अरसलान साहब हैं, ये हानिया मलिक के कज़न, ये हाँ, ये अभी हमारे प्रोग्राम में हैं, अपना सारा आपसे मिल लें, मुझसे मिल लें या आपसे मिल लें, तो हम इनको बुला के यहाँ पर इनसे बातचीत करें और इनका देखें कि इन्होंने क्या चीज़ को महसूस किया और कैसे उसको किया, ताकि और लोग भी इंस्पिरेशन लें और अपनी चीज़ों को ठीक करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये भी हम एक इसको करते हैं, ये अपने पूरे स्टोरी के साथ आएँ और फिर हमें मिलें भी, तो मेरा ख़्याल हम बुलाएंगे। मेरे एक और पेशेंट हैं जो मिसाल देता हूँ उनका भी, वो उनका जब मेरे पास आए तो उनका हीमोग्लोबिन A1C 12% था और मैंने उनको इंसुलिन पे डाला, उन्होंने इंसुलिन लेना शुरू की, लेकिन उन्होंने तहैया किया कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज, उन्होंने रेगुलर वॉक और वॉक के वो उनको एडिक्शन होगी वॉक की, कि वो 12 किलोमीटर वॉक करते हैं रोज़ की। और इस वक्त पिछली अभी मेरे लास्ट विज़िट जो परसों किया उन्होंने, उनका 5.6 था A1C और इंसुलिन उनकी ऑफ थी, आधी एक गोली लेते थे जिसके साथ उनका शुगर लेवल बड़ा अच्छा कंट्रोल चल रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बेसिकली हम लोग मनफियत पसंद इतने हो गए हैं, हमें इर्द गिर्द हमारे इतनी मनफियत फैल चुकी हुई है सोसाइटी के, तो लोग मनफी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा उभर के आती हैं, तो लोगों में एक मायूसी होती है, एक डिप्रेशन पैदा होता है। और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट उनको तो बेचारे वो सुनते ही जब उनको डायबिटीज़ होती तो सबसे पहले उनके ज़हन में ख्याल ही वो टांग कटने का आ रहा होता है या गुर्दों के फेल होने का आ रहा है या अंधेपन का आ रहा होता है, तो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ जी रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाएं तो पॉजिटिव यानी आप जो सोच रहे हैं वही जो आपके ज़हन में कि मैं ऐसा होना चाहिए वैसा ही सोचें, तो फिर मेरे ख्याल से अच्छी चेंज आ सकती है। बहुत मुनासिब बात आपने की। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं बचपन में या नौमरी में सुना, अभी बचपन ही है सर ये आपकी मेहरबानी है, मेरी बेगम भी यही समझती हैं कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, मैं उनको बताता हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ पर वो मानती नहीं। तो सर ये टीटी एक हुआ करती थी बंदूक सी, तो ये OGTT क्या चीज़ है? OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, OGTT जिसको कहते हैं, कि जिसको हम कई दफ़ा हमें शक होता है कि इस बंदे को डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे आपको किसी पहलवान की या वेट लिफ्टर की कैपेबिलिटीज़ पे शक हो, उसको भी ये वो कहते हैं जी मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, तो आप उसको कहते हैं वज़न उठा लो, उठा के देखते हैं, उसके टेस्ट करते हैं उसकी कैपेसिटी का, कैपेबिलिटी का। तो इसी तरह हम बाज़ औक़ात जब हमें शक होता है कि जिनमें क्लियर कट पिक्चर नहीं आ रही होती, तो हम कहते हैं उसको ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देते हैं, ग्लूकोज उसको पिला के देखते हैं कि पहले अभी तो वो फेसबुक पे 10 इयर्स चैलेंज चल रहा था, अब ये कौन सा चैलेंज? तो जब जो ग्लूकोज पिला के देखते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और एक फास्टिंग लेवल लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो देखते हैं कि कितना उसका एक्सकर्शन, ग्लूकोज का एक्सकर्शन ग्राफ कितना आता है। तो इससे हमें अंदाज़ा कुछ लोगों में हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हीमोग्लोबिन A1C के साथ मेरे ख्याल इसका जो टेस्टिंग है ये काफ़ी कम हो चुकी हुई है। OGTT रेयरली की जाती है आजकल। अच्छा सर, ये मैं उसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, तो ये जो अरसलान साहब जिनके मुतालिक पूछा है, इनकी अभी 100 है और अभी इनकी HbA1c 5.6 है, तो ये अभी भी डायबिटिक है? अभी तो मैंने कहा कि अभी तो नॉर्मल है, इन्होंने रिवर्सल पॉसिबल कर लिया है, ये मेटाबॉलिक रिवर्सल है इस वक्त। लेकिन अगर ये अपने इसको रिवर्सल ज़रा एडवांस भी हो सकता है, तो ये आगे भी ये ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने लाइफस्टाइल को छोड़ेंगे, लेकिन आप इनको स्ट्रिक्टली अपने लाइफस्टाइल अगर ये छोड़ दें परहेज़ और वॉक और सब चीज़ें, तो फिर ऑब्वियसली फिर इनको फिर दोबारा होने का ख़तरा है। ये क्योर्ड नहीं है? क्योर्ड नहीं है, ठीक हो गया, मैनेज की है, एग्रेसिवली मैनेज्ड। सर मून अब्बास सुखेरा साहब हैं, बड़ा छोटा सा सवाल है उनका, कहते हैं कि बेस्ट ग्लूकोमीटर पाकिस्तान में कोई है? ग्लूकोमीटर के बारे में ना बड़ी क्वेश्चन आते रहते हैं जी, कौन सा है। देखिए ग्लूकोमीटर जो है ना, वो एक तो उसके जो लैब के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है,
लैब में जो हम चेक कर रहे होते हैं वो वेनस ब्लड होता है, वेन से लिया होता है, ग्लूकोमीटर से जो कैपिलरी ब्लड तो होता है, तो इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। और लेकिन ग्लूकोमीटर की वेरिएबिलिटीज़ भी होती हैं, काफ़ी ग्लूकोमीटर बहुत अच्छे हैं जिनके हैं वो जो है फिगर्स तो आपको देते हैं, लेकिन मैं उसको एक सिंपल उसका तरीका बताता हूँ कि आप अपने ग्लूकोमीटर को टेस्ट कर लें। टेस्ट ऐसे करें कि आप लैब में जाएं, अपने ग्लूकोमीटर को साथ ले जाएं, एक सैंपल जो वेन से सैंपल दें, लैब में सबमिट करें, और एक अपने ग्लूकोमीटर से साइमल्टेनियसली चेक करें जो कैपिलरी ब्लड, तो दोनों में आप डिफरेंस देख लें कितना डिफरेंस है। बेंचमार्किंग हो, हाँ, तो एक 10% प्लस माइनस है तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर बहुत ही एक वो 50 बता रहा है, दूसरा 200 बता रहा था, ऑब्वियसली फिर खराबी है, फिर प्रॉब्लम है, उसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो आजकल एक और चीज़ आई हुई है, बड़ी अच्छी है, पाकिस्तान में कुछ लोग लेके आए, मेरे 2 पेशेंट भी हैं, उसमें फ्री स्टाइल लेब्रा के नाम से है, तो वो यहाँ पे वो सब आपका वो चेक करता है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है, छोटा सा वो आपको पैच सा लगा देते हैं जो बैंड की शक्ल से लगता है, वो देखने में कोई बैंड लगा हुआ ऐसे, तो वो आपका शुगर टेस्ट करता है, उसके ऊपर आप अपना ऑपरेटस रखते हैं, डिवाइस रखते हैं, तो आपको फ़ौरन शुगर पता चल जाती है इतनी शुगर है। तो ये बड़ी अच्छी चेंजेस आ रही हैं अभी, क्योंकि उसका जो सेंसर है वो थोड़ा सा महंगा है और यहाँ से मिलता नहीं है। मेरे ख्याल से जो ये सस्ता होता जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर ये ग्लूकोमीटर शायद ये ऑब्सलीट हो जाएंगे, तो लोग अपने बैंड घड़ी की तरह पहन लेंगे, तो इस तरह पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल कितना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये इदरीस खान है, उनका छोटा सा सवाल है, ग्लार्जीन U300 इंसुलिन क्या है और ये पाकिस्तान में मौजूद है, अवेलेबल है? जो ग्लार्जीन है, जो लेंटस के नाम से है, ये दुनिया में ना U100 के नाम से है। U100 को मैं सादा लफ्ज़ में बता दूं कि 1 सीसी के अंदर को U कहते हैं, 1 सीसी के अंदर 100 यूनिट हैं इसके U100 के जी। उन्होंने इसकी जो उसको थोड़ी सी कंसंट्रेशन को चेंज किया है, कंसंट्रेशन को चेंज किया कि उन्होंने इसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, U300 बना दिया, यानी छोटे साइज़ के अंदर ज़्यादा यूनिट डाल दिए, छोटे साइज़ के अंदर ज़्यादा यूनिट डाल दिए। इसका क्या है, जैसे अगर हम किसी बंदा है, किसी को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है, मिसाल के तौर अगर हम लेंटस या ग्लार्जीन लगाते हैं, किसी को 40 या 50 यूनिट दे रहे हैं, तो जब हम उसके जल्द के नीचे इंजेक्ट करते हैं तो एक बड़ा पैच एरिया बनेगा, तो जितना बड़ा पैच एरिया होगा उसका इंसुलिन का कवरेज एरिया, तो उतनी उसकी फार्माकोडायनामिक यानी उसके स्लो अब्जॉर्प्शन होगी, पूरा जो होगा वक्त पे भी उसके वेरिएबिलिटी आएगी, पूरी तरह उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, वो उतना अच्छा असर नहीं दिखा सकती। तो उन्होंने कहा कि हम बजाय कि वो उतना ले रहे हैं, हम वही यूनिट दें जो छोटे साइज़ के अंदर, यानी वही अगर 50 यूनिट हैं उसका साइज़ हमने 1/3 कर दिया, कंसनट्रेटेड होगी। देखिए उसमें कंसनट्रेटेड यूनिट आपके मिसाल 50 हैं, लेकिन वो पहला 50 अगर 2 सेंटीमीटर का एरिया घेर रहा था, अब ये आपका तकरीबन कम एरिया घेरा, तो उससे वहाँ पे उसकी फार्माकोडायनामिक चेंज हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है, तो उससे आपका कंट्रोल और मज़ीद बेहतर हो सकता है। तो U300 जो टोजियो के नाम से अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर और 24 आवर्स तक रहती है। और लेकिन ये बहुत सारी क्यूरीज मुझे खुद पर्सनली भी आई हैं, कुछ लोगों ने मुझे उस पर व्हाट्सएप पे भी पूछा कि क्या वाकई दुरुस्त है पाकिस्तान में 24 घंटे वाली इंसुलिन आ गई है। तो मैंने कहा 24 घंटे वाली इंसुलिन तो अवेलेबल है, ग्लार्जीन के नाम से है, पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये वो इंसुलिन नहीं है कि आप अपनी पहली वाली इंसुलिन को छोड़ दें, सिर्फ ये वाली इंसुलिन लगाते चले जाएं। ये बेजल इंसुलिन है। बेजल इंसुलिन वो इंसुलिन होती है जो खाने को कंट्रोल नहीं करती, खाने के जो दरमियानी वक्फा है उसको कंट्रोल करती है। तो ये उसका मुतबादल नहीं है, ये लेंटस का मुतबादल तो हो सकती है, लेकिन लेंटस यानी ये 24 घंटे सिर्फ आप यही लगा लें और कुछ आप जो मर्ज़ी करते फिरें तो वो नहीं है, क्योंकि लेकिन ये जो भी आपने करना है अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ करें और खुदारा अपनी जो मौजूदा इंसुलिन ना छोड़ें, जो ले रहे हैं उसी को उसी तरह ही लेते चले जाएं, कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। जहां आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे और समझे कि यहाँ आपको U300 की ज़रूरत है तो वो इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बस ये आखिरी सवाल आज का सेशन का। कहते हैं कि मेरी वालिदा 65 बरस की हैं और 73 वज़न है kg उनका, इंसुलिन लेती हैं, क्या उनको ग्लूकोज टैबलेट्स की ज़रूरत है ताकि उनकी शुगर लो ना हो जाए?
बड़ा वेग सा सवाल है। इसमें मेरे ख्याल से वो ये चाह रहे हैं कि अगर शुगर लो हो तो हमें ग्लूकोज टैबलेट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इसमें यह है कि इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में जो है कि एक असूल ये है, इसको रूल ऑफ 15 कहते हैं जी। शुगर लो हो जाए तो आपको 15 रूल नंबर 15 देखें आप। अच्छा। रूल ऑफ 15 रूल ऑफ 15 है कि 15 ग्राम ग्लूकोज हो, यानी एक तकरीबन आधा, यानी आप जूस का हो या ग्लूकोज का हो, और आपने वो मरीज़ को दे देना और 15 मिनट वेट करना है। अच्छा, फिर उसका शुगर लेवल टेस्ट करना है। अच्छा, तो अगर नहीं है तो फिर उसको रिपीट करें 15 मिनट बाद, ठीक है, तो उसी डोज को रिपीट करें। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कुछ लोग फ्रूट देते हैं, कुछ जूसेस दे देते हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में ग्लूकोज टैबलेट अवेलेबल हैं जो आप फौरी तौर पर इन केस ऑफ इमरजेंसी ग्लूकोज की वो गोलियाँ लेके शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, गुलाब जामुन तो हर घर में पड़ी गुलाब जामुन खिला दो। तो वो मेरे से ग्लूकोज टैबलेट तो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकेगी, जितना असर जितनी जल्दी असर यानी कि मिठाई कर सकती है। और बहुत सारे ये अच्छा पॉइंट फिर नहीं, मरीज अच्छा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं बड़े समझदार हो चुके होते हैं, वो अपनी शुगर का इंतज़ार करते हैं मेरी लो कब होगी, उन्होंने फ्रिज में तैयारी करके रखी होती है, और कुछ ने बेड साइड पे भी रखा होता है कि रात को मेरी लो होनी है आज शुगर, तो वो तैयारी में होते हैं, और जो ही होगा तो उन्होंने लपकना है और शुगर भी टेस्ट नहीं करनी, मेरी तो शुगर लो होगी, मैंने तो मिठाई खानी। तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। हाँ, काउंटर नुकसानदेह हो जाएगा। तो ऐसे बिहेवियर से नहीं अपनाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हाइपोग्लाइसीमिया के लिए चीज़ें अवेलेबल होनी, जो अवेलेबल होनी चाहिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। ग्लूकागॉन इंजेक्शन जो लाइफ सेविंग है, जो आप इंट्रामस्कुलर है घर के अंदर, खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाए, खासतौर से टाइप 1 में, तो फौरी तौर पे देखिए आप इमरजेंसी के तौर पे उसको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आज के प्रोग्राम ख़त्म करना चाह रहा था, मगर यहाँ पे एक मैसेज आया है परवेज़ कमर साहब का। उन्होंने कहा जी मेरा सवाल ज़रूर पूछना है, कई हफ्ते से ये तशना काम है, डॉक्टर साहब ने जान नहीं देना जदों तक रह जवाब। तो यह परवेज़ कमर साहब का है। कहते हैं आई एम डायबिटिक पर्सन फॉर लास्ट 3 years ड्यू टू ब्लड शुगर बीइंग हाई। आई लॉस्ट माई कॉन्टीन्यूटी। गैट्रल 4 ग्राम, ये इन्होंने 4 ग्राम गलती से लिख गए, गैट्रल 4 मिलीग्राम लिखना था। तो कहते हैं एट नाइट में लेता हूँ, और ग्लूकोफेज में 500 मिलीग्राम लेता हूँ, मगर मेरी ब्लड शुगर रैंडम 275 और फास्टिंग 180 रहती है। कोई इसकी मुतबादिल दवा बता दीजिए, और कोई ऐसी सप्लीमेंट बता दें, ये बड़ा ज़ोर है, कोई ऐसी सप्लीमेंट बताएं जो मेरी डायबिटीज़ को ठीक कर दे, और जो मेरी टांगों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा उसको ठीक कर दे। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस उलट से शुरू करता हूँ, सप्लीमेंट से। हाँ, देखिए हम लोग है ना बहैसियत कौम जी, जो हम शॉर्टकट्स के आती हैं, हम कहते हैं शॉर्टकट होना चाहिए, मैं सप्लीमेंट लूँ जिसमें ताकतें और बिजलियाँ भर जाएँ, और मैं एक टार्जन और ये एक सुपरमैन। गाना तो हो सकता है डॉक्टर साहब, मेरी बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, मगर ऐसे शायद मुमकिन ना हो। तो वो उनका जो है, उनका ये ख्याल होता है कि ऐसा शॉर्टकट, ऐसे सप्लीमेंट होते हैं। हालांकि ऐसी, और अगर सर कहीं जेन मिल जाए किसी अफ्रीका के जंगल में, तब भी शायद कुछ बात बन जाए, वो टार्जन बन के कहें। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि हम एक शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इनके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, वो ओरल के साथ टिके हुए हैं। ये गैट्रल है, ये ग्लिमिप्राइड है, इसकी वो 4 मिलीग्राम की डोज विच इज़ क्वाइट हाई, स्पेशली टेकिंग एट नाइट इट माइट बी अ रिस्की थिंग, क्योंकि रात को शुगर लो भी हो सकता है। लेकिन इनका लो नहीं हो रहा, इनका फास्टिंग ही 180 होता है। तो मेरा ख्याल है ये अपने डॉक्टर से रजू करें, इनको इंसुलिन की ज़रूरत है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे U300 की या U100 की, तो ऐसी बेजल इंसुलिन ग्लार्जिन इनको इस ट्रीटमेंट के साथ शुरू करनी चाहिए। तो फिर उनको लग जाएगी वो तो हमेशा के लिए? नहीं, ये नशा नहीं है। तो अगर ऐसे लगने वाली बात हो तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हमें लगी हुई हैं, मसलन हम रोटी खाते हैं, रोज़ खाते हैं, लग गई है, नहीं ज़रूरत है। तो इंसुलिन को भी ऐसे लेंगे भी ज़रूरत है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम ये कभी तो ये तो नहीं कहते हमें रोटी लग गई है या चावल लग गए हैं, ठीक है ना, मुझे नशा लग गया, तो ये नहीं है। दिस इज़ नेसेसिटी, इस वक्त आपको ज़रूरत है, तो आपको ये इनको मेरा ख्याल है दिस इज़ द हाई टाइम कि ये इंसुलिन के लिए जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट इंटेंसिफाई कराएं, क्योंकि टांगों में जो दर्द है ये खुदा, मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आपको खुदा ना खास्ता को 15 बीमारियाँ नहीं लग गई, एक ही बीमारी है जो जड़ से पकड़ें,
इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करें तो बहुत सारा आपका मामला वैसे ही दुरुस्त हो जाएंगे। 90% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व होना शुरू होते हैं अगर आप अपना कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जिंक और क्रोमियम और ये जो इस तरह की चीज़ें, देखिए ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, लेकिन उसका मुतबादल नहीं है कि जो आपका असल ट्रीटमेंट है। अगर इंसुलिन की ज़रूरत है इंसुलिन लें, अगर आपको वॉक की ज़रूरत है वॉक करें, अपनी डाइट को कंट्रोल, वो सबसे पहले ये थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। क्रोमियम है और जिंक है और सेलेनियम है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, कुछ स्टडीज़ के अंदर आई हैं, तो डेफिनेटली बेनिफिशियल, लेकिन मुतबादल नहीं है जो आपके अच्छे लाइफस्टाइल का और आपके अच्छे ट्रीटमेंट का। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया आज, और क्लिनिक के बाद यू हैड अ वेरी लॉन्ग डे, वेरी हैवी क्लिनिक, बट स्टिल यू फाउंड टाइम फॉर दिस पब्लिक अवेयरनेस. इट्स अ वेरी गुड जेस्चर ऑन योर पार्ट एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में मैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन का, मिस नादिया शेख का शुक्रगुज़ार हूँ. उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि हर जुमेरात को ये प्रोग्राम होता है. लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं. 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें ये प्रोग्राम डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर स्टूडियो से करते हुए, और अब हम कराची से भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और अभी आपको थोड़ी देर में कराची लेके भी जाएंगे. मगर यहाँ पे एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आपके सवाल जमा करके रैपिड फायर सेशन में डॉक्टर साहब जो हैं वो इसके जवाब देंगे, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन. और अभी हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं कराची, जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ शेख डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची नाज़िमाबाद में आपके मुंतज़िर हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़िमाबाद से आपसे मुखातिब हूँ. आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ओबेसिटी के ऊपर. मोटापा क्या होता है, उसके हेल्थ के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको कैसे कम कर सकते हैं. ओबेसिटी जो है उसको डिफाइन हम करते हैं एक्सेस बॉडी फैट जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हेल्थ के ऊपर. इसको जो कैटेगराइज हम करते हैं ओबेसिटी को, वो BMI के ऊपर करते हैं. तो BMI क्या होता है, कहते हैं BMI वेट. एक किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमें BMI निकालना है तो उसके लिए उसका वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर. जो नॉर्मल BMI होता है वो होता है 18.5 से लेके 24.9. 24.9 से लेके 29.9 तक ओवर वेट कहा जाता है. 30 से लेके 40 तक उसको कहते हैं हम ओबेस. 40 से अगर ज़्यादा किसी का BMI है तो उसको एक्सट्रीम ओबेस या मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं. एक ये उसके बाद जो डिपेंड करता है कि अगर किसी पेशेंट का अगर 25 से 24.9 से BMI ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है, या उससे ऊपर है तो वो ओबेस है. इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है कि एक बंदा जो है ओवरऑल ओबेस है तो उसमें हम सब वैरायटी जो ओबेसिटी की होती है वो होती है कि या सेंट्रल ओबेसिटी है या पेरिफेरल ओबेसिटी है, अपर बॉडी ओबेसिटी है या लोअर बॉडी ओबेसिटी है. ज़्यादा जो स्टडीज़ देखी गई हैं उसमें यह है कि अगर जो एब्डोमिनल फैट जिसका ज़्यादा है, जिसकी सेंट्रल ओबेसिटी है, उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ हैजर्ड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल ओबेसिटी. इसके लिए हम ज़्यादा जो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं वो करते हैं वेस्ट टू हिप सरकमफेरेंस का रेशो. अगर वो मेल्स में 1 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी, और फीमेल में अगर 0.85 से ज़्यादा है तो वो फीमेल सेंट्रल ओबेसिटी में आती है. एक रफली अगर हम उसको कहें तो एक दूसरा जो क्राइटेरिया वो आता है वो होता है कि अगर किसी की वेस्ट मेल की 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और अगर फीमेल की 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो उसको सेंट्रल ओबेसिटी में आता है. फिर एक आता है कि क्या एब्डोमिनल सबक्यूटेनस फैट है या विज़रल फैट है. तो इसमें ज़्यादा देखा गया कि जिनकी विज़रल ओबेसिटी है, जिनमें विज़रास जितने हैं एब्डोमिनल में, उसमें अगर फैट ज़्यादा है तो उसमें इंसुलिन के रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं.
अब इस जो ओबेसिटी है इसका काज क्या है, ये एक मल्टी फैक्टोरियल है। जो मेन फैक्टर जो 40 to 70% ऑफ केसेस में देखा गया वो जेनेटिकल जीन्स का एक था कि मोस्टली जितने 5 टाइप के जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ओबेसिटी में, कोई एक सिंगल जीन नहीं है। तो मतलब हेरिडिटी इसमें ज़्यादा जो है मेजर रोल होता है। दूसरा जो फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें ओबेसिटी में आते हैं वो उसमें होते हैं कि ईटिंग बिहेवियर पर्सन टू पर्सन कैसा है। अगर एक पेशेंट एक कोई भी पर्सन है जिसके ईटिंग बिहेवियर ज़्यादा एक्सेस खाता है, जिसकी उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट एक है और उससे एक्सेस कैलोरीज लेता है, तो उसमें ओबेसिटी देखी है। या ऐसे इंडिविजुअल जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिनके बिल्कुल जो बैठे रहते हैं ज़्यादातर, कोई उनका एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो उनमें ओबेसिटी देखी है। अब इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ओबेसिटी के मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। अगर उसी BMI का फीमेल पेशेंट है तो उसके हेल्थ हैजर्ड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो इक्वल है दोनों में। गाल स्टोन्स के चांसेस फीमेल में ज़्यादा होते हैं ओबेस में। हाइपरटेंशन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस पेशेंट में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो चांसेस हैं वो फीमेल में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। उसके बाद गाल स्टोन्स मैंने आपको बताया। डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल। उसी BMI का अगर फीमेल होगी तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे आपके डायबिटीज़ टाइप 2 के। जैसे ही वेट बढ़ेगा उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइप 2 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ ये डिजीज़ नहीं, इसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं जिनका रिस्क ओबेसिटी के साथ बढ़ जाता है, जिसमें कोलन हो गया, एंडोमेट्रियम है, इनके चांसेस जो है रिस्क बढ़ जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इनका रिस्क बढ़ जाता है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? इसको हम सिर्फ डाइट से, अगर हम अगर डाइट से केयर करें तो इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। तो पहला स्टेप जो होता है वो तो डेफिनेटली डाइट केयर होता है कि इनमें हम रिकमेंड करते हैं लो कैलोरिक डाइट। जो इनिशिएट हम करते हैं पेशेंट से कि जो नॉर्मल उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उससे 600 कैलोरीज जो है हम उनको कम दें। फिर उसमें जो फूड्स ज़्यादातर हम अवॉइड करते हैं वो फैटी मील्स, जिनकी कैलोरिक ज़्यादा हाई कैलोरिक डाइट्स होती हैं, वो रिफाइंड जो हैं शुगर्स हम उनको मना करते हैं। एडेड शुगर्स हमें नहीं देनी चाहिए। तो जो नॉर्मल उसकी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरिक की, उससे हमें कम कैलोरीज होती है, लो कैलोरिक डाइट हम इनको रिकमेंड करते हैं। फिर जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो होता है एक्सरसाइज का। तो डेली एक्सरसाइज उनको मेंटेन, एक तो वेट लॉस करना, फिर उसको मेंटेन करना। उसमें सिर्फ इंडिविजुअल डाइट पे हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उसमें हमें जो सेकंड स्टेप आता है वो एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज उसमें ज़रूरी है, एटलीस्ट हाफ आवर मॉडरेट एक्सरसाइज इसमें रिकमेंडेशंस हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो हम आता है वो आता है हमारे पास ड्रग्स का। मेडिकल ऑप्शन भी है, उसके बाद सर्जिकल ऑप्शन भी आता है। जो ड्रग्स हमारे पास आती हैं वो किन में रिकमेंडेड है? ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिनका BMI मोर देन 30 है, या वो इंडिविजुअल जिनका BMI मोर देन 27 है मगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओबेसिटी रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसमें ड्रग थेरेपी रिकमेंडेड है। मगर उससे पहले रूल ये है कि उन्होंने डाइट केयर और एक्सरसाइज पे एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स डाइट केयर और एक्सरसाइज की हो और एटलीस्ट 5% वेट लॉस किया हो। उनमें रिकमेंडेशंस हैं कि ड्रग की। अगर ऐसे नहीं है तो फिर इतनी अच्छी ड्रग्स के रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। ड्रग्स 2 तरह की होती हैं, जो कि एक तो एपेटाइट को रिड्यूस करती हैं और दूसरी जो कि इंटेस्टाइन से लिपिड्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन कम करती हैं। उसके हवाले से जो आजकल नई FDA ने रिकमेंड की है, जो कि एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, इंक्रेटिन इफेक्ट जो होता है उसको थोड़ी आगमेंट करती है। उससे वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं, मगर उनमें जिनमें डाइट और उसके साथ एक्सरसाइज लास्ट 6 मंथ से चली हो और 5% वेट रिडक्शन हो, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। उसके बाद अगर एक पेशेंट है जिसका BMI मोर देन 40 है, मॉर्बिड ओबेस है, और या उनका 35 से ज़्यादा है BMI और उनको कोई ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसमें सर्जरी की इंडिकेशन हम सर्जन्स को रेफ़र करते हैं। जिसमें जो मोस्ट कॉमन सर्जरी हमारे पास आती है, डिफरेंट 3 तरह की सर्जरीज होती हैं। जो कॉमन है वो बैरिएट्रिक सर्जरी है, इसके अलावा जो होती है स्लीव गैस्ट्रिक्टोमी वगैरह जो होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वेलकम बैक।
आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ शेख। और इसके साथ ही हमें लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। लेकिन वो जो हमारी जो स्कीम है कि जो अपनी स्टोरी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, वो फॉर हमारी अभी भी चल रही है। हाँ, और हमें और इंतज़ार है इनकी अच्छी स्टोरीज़, आप वो भी अनाउंस कर दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर इम्तियाज़ फॉर रिमाइंडिंग। और बिल्कुल नाजरीन, जैसे पिछले हफ्ते की विनर थी मिस जवेरिया फ्रॉम फैसलाबाद, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लिख के या छोटा सा क्लिप बना के व्हाट्सएप पे, जैसे आप मुनासिब समझें, हमें अपनी डायबिटीज़ से मुतालिक सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से आपने अपनी डायबिटीज़ को काबू में किया, कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये भी हमसे शेयर करते रहें। और वो हम स्टोरी इसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जिस तरह मिस जवेरिया के लिए डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने एक ग्लूकोमीटर भेज दिया है, इस तरह इंशाल्लाह आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर भेजेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।